हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेड जुलाई 2024 की क्लासेस बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, जो कि क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है। पहला पॉइंट है, पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, खोखर जनजाति पंजाब में इंपॉर्टेंट थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गख्खर जनजाति के मुखिया कौन था? कमाल खान गख्खर था, जो कि बादशाह अकबर का मनसबदार था। ध्यान रखिएगा, बादशाह अकबर के समय में मनसबदारी उसको मिली थी, मतलब एक पद मिला था ना महत्वपूर्ण। तो इसको याद कर लीजिएगा। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि गख्खर समुदाय का मुखिया कमाल गख्खर खान बादशाह अकबर द्वारा मनसबदारी प्राप्त किया था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। उत्तर पश्चिम में एक और शक्तिशाली और विशाल जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। ये लोग जो थे अलग अलग मुखियों वाले छोटे छोटे कुलों में बटे थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। ये इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। तो इसमें कहा बताया गया कि भारत के किन क्षेत्रों में कौन सी जनजातियाँ रहती थी। उत्तर पश्चिम में बलोच रहती थी, राजस्थान आदि एरिया में। उसके बाद पश्चिमी हिमालय जो था, हिमालय क्षेत्र में गड्डी जो थी गडरिये की जनजाति थी। और उत्तर पूर्वी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम की, जैसे असम में अहोम थी, नागा थी, नागालैंड में नागा ट्राइब्स थी। ऐसी जनजातियाँ उत्तर पूर्वी भाग में थी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में थी। आगे है अगला पॉइंट है, मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। तो मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 13वीं व 14वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। तो अकबर का सेनापति मान सिंह था, उसने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और परास्त कर दिया। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों को कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपनी अधीनस्थ बना लिया। तो औरंगजेब समय में क्या हुआ, पूरी तरीके से चेर लोगों को अपने अधीनस्थ, मतलब अपना अधीन कर लिया गया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। तो ये जो क्षेत्र था, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, खासतौर पे बिहार और झारखंड, इसमें दो जनजातियाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक मुंडा और एक संथाल। मुंडा और संथाल, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे, और ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो मुंडा और जो संथाल थे, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में बहुत ही महत्वपूर्ण ट्राइब्स थी। इनके बारे में हम आगे देखेंगे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। तो कोली और बेरात कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में रहते थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। और दक्षिण में कुछ और भी दिए गए थे, कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियाँ भी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनजाति का प्रतिशत कौन सी है? भील। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति भील हो जाएगी। और भील की जो बड़ी जनजाति थी वो पश्चिमी और मध्य भारत में फैली थी। ये पश्चिमी और मध्य भारत मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि वाले क्षेत्र में ये फैली थी। आगे देखते हैं, बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश होते थे। तो बंजारी लोग कौन होते थे? व्यापारी। और खानाबदोश मतलब, खानाबदोश का अर्थ क्या होता है कि जिनका कोई एक स्थान नहीं होता, हर साल में हर महीने भटकते रहते हैं, खानाबदोश लोग होते हैं। इनके कारवां को क्या कहा जाता है? टांडा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टांडा क्या होता है? तो बंजारों का जो कारवां होता है, कारवां क्या कि एक ग्रुप, बंजारों का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है? टांडा कहा जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करता था। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो था बंजारों का ही इस्तेमाल करता था। किस लिए? बाज़ारों में अनाज पहुंचाने के लिए, और पहुंचवाने के लिए अनाज ढोते कौन थे? ये बंजारे ही करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे।
तो जहांगीर ने भी अपने संस्मरण में लिखा है कि बंजारे जो थे वो विभिन्न इलाकों में बैलों पर अनाज लेके जाते थे और बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। और युद्ध आदि के समय क्या होता था कि मुगल सेना के पास अनाज कौन पहुंचाता था, खाद्यान्न कौन पहुंचाते थे, तो ये बंजारे ही करते थे, जिनके कारवां को क्या कहा जाता है बताइए, टांडा कहा जाता है ना। इनके कारवां को क्या कहा जाता है, टांडा। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। किसी भी विशाल सेना के लिए इसमें बताया गया है कि 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्र की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। तो क्षत्रिय राजपूत गोत्रों के बारे में कुछ बताया गया है, हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ और भी वंश थे। आगे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट गोंड के बारे में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें से प्रश्न जो हैं वो कम आते हैं। ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है उसको लिया गया है। थोड़ा छोटा भी होगा ये चैप्टर। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। ये गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। स्थानांतरित कृषि करते थे। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, मतलब एक जगह आप कृषि किए, वहाँ की उर्वरता खत्म हो जाएगी, फिर आप दूसरी जंगल पे जाएंगे, जंगल को काटेंगे, दूसरी जगह कृषि करेंगे, फिर तीसरी जगह जाएंगे, जंगल को काटेंगे, तीसरी कृषि करेंगे। स्थानांतरित कृषि इसको कहते हैं। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी थी। और ये गोंड जनजाति जो थी छोटे छोटे कुलों में बटी थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। तो जिस समय क्या था, दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उस समय क्या हुआ कि कुछ बड़े गोंड राज जो थे छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज में 70,000 गाँव थे। ध्यान रखिएगा, गढ़ क्या है, एक ग्रुप है। ये ग्रुप क्या है, जैसे प्रत्येक कुल बटा था ना, तो उसमें से एक गढ़ कटंगा बताया गया है कि गोंड राजा में उसमें 70,000 गाँव एकत्रित हो गए थे। 70,000 गाँव का एक गढ़ था कटंगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। इन राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो मतलब एक केंद्र उसका हो रहा था, एक सेंट्रल मंत्रिमंडल हो रहा था उसका। राज्य गढ़ों में विभाजित था। तो राज्य जो था, जो गढ़ पूरा ये राज्य था गोंडवाना, वो गढ़ में विभाजित था। उसी में से एक गढ़ था गढ़ कटंगा, जिसमें गढ़ कटंगा था। और गढ़ कटंगा में 70,000 गाँव से भी अधिक गाँव थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। और हर गढ़ जो था वो किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। यह पुनः 84 गाँव की इकाइयों में विभाजित होते थे। फिर ये जो गढ़ होते थे, इसमें भी जितने गांव होते थे उसको 84 से भाग कर दिया जाता था। 84 गांव की इकाइयों में बांटे जाते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। फिर 84 का विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांव होते थे। फिर 84 का भी विभाजन होता था। सोच लीजिए जो प्रशासनिक व्यवस्था थी कैसी थी। पहली बात तो पूरा एक राज्य था, पूरा राज्य जो गोंडवाना लैंड था उसको कई बड़े बड़े भागों में बांटा गया, जिसे कहा गया क्या, गढ़। और उसमें से एक गढ़ है कटंगा, जिसमें 70,000 गाँव थे। उसके बाद गढ़ों को क्या, हर गढ़ जो था उसका एक नियंत्रण एक कुल के नियंत्रण में था, किसी न किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। फिर इसके अंदर जो गांव आते थे उनको 84 से भाग कर दिया जाता था। 84 गांव के ग्रुप में बांटा जाता था। फिर इन 84 गांवों को भी 12-12 के ग्रुप में बांटा जाता था। 7 ग्रुप बनते थे, जिन्हें बरहोत कहा जाता था, इसे 84 कहा जाता था। 12-12 गाँव को मिलाकर बनाया जाता था। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। गोंड सरदार अपने आप को अब राजपूत कहलवाना चाहते थे। इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि गढ़ कटंगा के किस राजा ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की, या फिर ये भी प्रश्न बन सकता है कि गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने क्या उपाधि धारण की थी, तो संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। और अमनदास के पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल शासक सालवाहन की पुत्री से दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य थी और उसने अपना 5 साल का पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। ध्यान रखिएगा, दलपत की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, इसलिए दुर्गावती ने क्या किया, अपने पुत्र जो 5 साल का था उसके नाम पर ही शासन ये कर रही थी। उसके समय में राज का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। ध्यान रखिएगा, शासनकाल किसका था, अकबर का। इसको नोट करिएगा। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया था और उनकी आज भी बहुत प्रशंसा की जाती है।
इसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के लिए व्यापार में खासा धन कमा चुका था। जब मुगलों ने गोंडों का हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत हथियार लिए। मतलब उन्होंने क्या जीता गढ़कटंगा में, खास तौर पे गोंडों को हरियाने के बाद बेशकीमती सिक्के और हाथी जीते। उन्होंने राज का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। तो उन्होंने केवल एक भाग अपने कब्जे में किया, बाकी वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को उसको दे दिया। अब अगली जनजाति है अहोम। अगली जनजाति अहोम देख लेते हैं। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। तो अहोम लोग जो थे म्यांमार से आए थे और ब्रह्मपुत्र घाटी में असम के आसपास वाले क्षेत्र में बसे। उन्होंने भूइया अर्थात भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज की स्थापना की। तो उन्होंने जो भूइया होते थे, जो वहाँ के भूस्वामी थे, उनकी पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन किया, अंत किया और नए स्थापना की राज्य की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। तो ध्यान रखिएगा, 16वीं शताब्दी के अंत तक चुटियों को 1523 में और कोच हाजों को 1581 में मिला लिया। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज पर हमला किया। इंपॉर्टेंट है, 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम पर हमला किया। यही एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अहोमों ने बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। बहादुरी से सामना करने के बावजूद भी इनकी पराजय हुई और ये किसका राज्य में के अधीन हो गए? मुगलों के अधीन हो गए। 1662 में ये भी किसके शासनकाल में हुआ? ये भी अकबर। तो जो गोंड राज था वो भी अकबर के शासनकाल में हुआ था और ये भी अकबर के शासनकाल में ही अहोम राज पर भी हमला अकबर के ही शासनकाल में हुआ। मीर जुमला के नेतृत्व में ये हुआ था। ध्यान रखिएगा। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। अहोम समाज जो था वो कुलों में विभाजित था, कई कुल थे, उन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्र आ रहे थे। वहाँ चूँकि दस्तकार के बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए वहाँ से निकटवर्ती क्षेत्रों से दस्तकार आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। एक खेल के नियंत्रण में कई गांव होते थे, मतलब एक कुल जो था उसमें कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा ज़मीन दी जाती थी और किसानों को ज़मीन कौन देता था? ग्राम समुदाय देता था। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था और जब तक समुदाय चाहता था तब तक उस किसान को वह ज़मीन, उसके मालिकाना हक उस पर होता था। राजा भी इसे वापस नहीं ले सकता था। अहोम राज बेगार पर निर्भर था। अहोम राज जो था वह बेगार पर निर्भर था। राज के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। तो अहोम राज में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? पाइक कहलाते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। अहोम राज में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? वे पाइक कहलाते थे। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे लास्ट हमारा एक बिंदु है, ये बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा और फिर असमियों में लिखा गया था। ध्यान रखिएगा, बुरंजी एक ऐतिहासिक कृति है, इसे सबसे पहले अहोम भाषा में लिखा गया था, फिर असमिया में लिखा गया। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे ही क्लास 7 NCERT हिस्ट्री खत्म होगी वैसे आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। चलिए फिर, धन्यवाद।